हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज है 15 तारीख और आज से लगभग आपका 10 दिन बाद एग्ज़ाम है। मान के चलिए आपका एग्ज़ाम 26 तारीख से ही शुरू हो जाएगा, क्योंकि अगर 21-22 को होना होता तो अब तक एडमिट कार्ड आ जाता। लेकिन हम मान के ये चलेंगे कि मे बी हम लोग का एग्ज़ाम 21 को हो सकता है या तो 26 से स्टार्ट हो सकता है। हम अपनी तैयारी अभी से बेहतर बनाएंगे। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। और एक बात और, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और अपने फ्रेंड्स के साथ, कॉलेज ग्रुप में सबके साथ जरूर शेयर करिएगा, ताकि ये वीडियो सब तक पहुंचे और सभी बच्चे आसानी से पढ़ाई कर सकें। और जहाँ तक कि आप सभी को पता है कि आपके लिए सीरीज चलाई जा रही है, तो सीरीज की स्पेशलिटी ये है कि आपको कम टाइम में जो है वो है ज्यादा चीजें दी जाएंगी। जैसे कि आपको अगर बहुविकल्पी कराया जा रहा है तो उसको आपको विस्तार से व्याख्या करके समझाया जाएगा। तो बच्चे अभी तैयारी शुरू किए हैं, वो पहले हमारी क्लासेस कर लें, सीरीज को कर लें। उसके बाद फिर क्या करें, अपनी सीरीज को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लें। ये काम वो कर लेंगे तो उनका जो है अच्छे से अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। सामाजिक विज्ञान का ये सेकंड क्लास है। इसमें आज हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। ये भी आपका एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, ये सब क्वेश्चन 2022 में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, डेल्टा किसे कहते हैं? तो डेल्टा क्या होता है? नदी के मुहाने पर उसके द्वारा लाए गए अवरोधों को डेल्टा कहते हैं। डेल्टा क्या होता है? जो नदी के मुहाने पर पानी के द्वारा ले आए गए अवरोध होते हैं उन्हीं को डेल्टा कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुलाम वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो गुलाम वंश का जो अंतिम शासक है वो कौन था? आपका कैकुवाद था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य क्यों प्रसिद्ध थे? तो जो कौटिल्य है उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था, तो यहाँ पे लिख लेंगे अर्थशास्त्र के लिए वो प्रसिद्ध थे। अगला क्वेश्चन है, चोल वंश का संस्थापक कौन है? तो चोल वंश का संस्थापक कौन है? आपके विजयालय थे। ठीक है, 850 से 870। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन, 1 मिनट रुकिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, आंतरिक शक्तियां किसे कहते हैं? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, आंतरिक शक्तियां किसे कहते हैं? 2022 में पूछा गया है। पृथ्वी के आंतरिक भाग के बल को आंतरिक शक्तियां कहते हैं। मतलब जो पृथ्वी का अंदर का भाग है उन पे जो उनके बल को क्या कहते हैं? आंतरिक शक्तियां कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हरित क्रांति का अर्थ बताइए। तो हरित क्रांति क्या होता है? जिस हरित क्रांति में क्या था उसको देखते हैं। हरित क्रांति का क्या उद्देश्य था? जिसमें अधिक उपज देने वाले बीजों को बोया गया तथा कृषि की नई तकनीकों का प्रयोग किया गया, जिससे फसल उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई। उसी को क्या कहा गया? आपका हरित क्रांति कहा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अपरदन किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन है आपका, अपरदन किसे कहते हैं? तो वह प्राकृतिक प्रक्रिया, यानी अपरदन जो है वह प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें चट्टानों का विखंडन और परिणाम स्वरूप निकले ढीले पदार्थों का जल, पवन इत्यादि प्रक्रमों द्वारा स्थानांतरण होता है। देखिए, अपरदन क्या होता है? मृदा का ही अपरदन होता है ज्यादातर। तो जो चट्टान से क्या होते हैं, वो जो वहां से छोटे छोटे कण होके, ठीक है, या ढीले या टूट के जो है पानी के द्वारा, यानी जल के द्वारा और पवन नहीं वायु के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो चले जाते हैं, उसी को अपरदन कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, आग्नेय सैल किसे कहते हैं? तो आपका जो आग्नेय सैल है उसको क्या कहते हैं, वो देखते हैं क्या होता है। आग्नेय सैल जिसकी रचना धरातल के नीचे स्थित तप्त एवं तरल चट्टानी पदार्थ के सतह के ऊपर आकार लावा पृथ्वी के रूप में निकलकर अथवा ऊपर उठने के क्रम में सतह के नीचे या सतह के ऊपर ठंडे होकर ठोस रूप में आ जाने से होता है। देखिए, आग्नेय सैल क्या होता है, इसका निर्माण कैसे होता है? जो पृथ्वी के अंदर जो तरल चट्टानी पदार्थ होती हैं
वो सतह के ऊपर कैसे आती है, लावा के रूप में आती है। तो वो जो पृथ्वी पे क्या होता है, यानी जमीन पे क्या होता है, वही लावा जब ऊपर उठ के ठंडा हो जाता है और वह सतह बन जाता है, वही जो सतह कहलाता है वो आपका आग्नेय सैल कहलाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान किसे कहते हैं? तो संविधान किसी देश को अच्छी तरह से संचालित करने के लिए बनाया गया लिखित दस्तावेज होता है। ठीक है, फिर से समझिएगा। जो है आपका ये संविधान क्या होता है? संविधान किसी देश को अच्छी तरह से संचालित करने के लिए बनाया गया एक लिखित दस्तावेज होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, हर्षकालीन दो शिक्षा केंद्रों के नाम लिखिए। हर्षकालीन यानी जो हर्षकाल के टाइम में जो शिक्षा केंद्र थे उनके नाम लिखने हैं। तो तक्षशिला और नालंदा जो है वो हर्षकालीन शिक्षा के केंद्र थे। अगला क्वेश्चन है, किस किस अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है? तो कर्क रेखा और मकर रेखा को। अगला क्वेश्चन है, अपक्षय क्या है? तो अपक्षय वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह पर मौजूद चट्टानों में टूट फूट होती है, उसी को क्या कहा जाता है? आपका अपक्षय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? तो जो आपकी वायुमंडल की सबसे निचली परत है उसको क्षोभ मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपका क्षोभ मंडल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के सबसे गहरे महासागरीय गर्त का क्या नाम है? तो जो विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त है वो मरियाना ट्रेंच के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, मूल अधिकारों को किन परिस्थितियों में स्थगित किया जा सकता है? तो जो आपका मूल अधिकार है उसको कब क्या किया जा सकता है, किन परिस्थितियों में स्थगित किया जा सकता है? तो जब शांति को तुरंत खतरा हो, तो व्यक्ति को तुरंत हिरासत में लिया जाता है। मतलब जो मूल अधिकार है उनको कब स्थगित कर दिया जाता है? जब क्या होता है, शांति को खतरा होता है या देश देश को लगे कि हाँ इस व्यक्ति से हमें खतरा है, तो उसको क्या कर लिया जाता है, उसकी जो मूल अधिकारी, उसके जो लोगों के जो मूल अधिकार है, हमारे आपके जो मूल अधिकार है उसको स्थगित कर दिया जाता है और उस व्यक्ति को तुरंत हिरासत में ले लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत न्यायालय कितने प्रकार का लेख जारी करता है? तो कितने प्रकार का करता है? आपके 5 प्रकार का करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति के किन्हीं दो प्रकारों के नाम लिखिए। तो दो प्रकार है आपकी मुद्रास्फीति। पहली है आपको दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। ठीक, दूसरा है आपका मंद्र मंद मुद्रास्फीति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका ये 2017-19 में पूछा गया है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पास हुआ? तो आपका जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है वो सन 1986 में पास हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो आपकी पृथ्वी पृथ्वी की त्रिज्या 6370 किलोमीटर है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, मैंटिल क्या है? तो देखिएगा, भू परपटी के नीचे अवस्थित परत जो कि 2900 किलोमीटर की गहराई तक विस्तृत है, उसी को क्या कहा जाता है? आपका मैंटिल कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, मैंटिल का निर्माण किसके मैंटिल का निर्माण कैसे होता है? देखिएगा, मैंटिल का निर्माण ठोस सैलों द्वारा होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, कोर क्या है? तो कोर क्या है, इसके भागों के नाम लिखिए। यह पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है जो कि निकिल तथा लोहे खनिज तत्वों से निर्मित है। इस परत के दो भाग हैं, पहला है आपका बाह्य कोर और दूसरा है आपका आंतरिक कोर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, शैल क्या है? ठीक है, देखिएगा, सैल क्या है? वे समस्त पदार्थ जिनसे भूपर्पटी का निर्माण हुआ है, चाहे वे ग्रेनाइट की भांति कठोर हो या चीका रोड़ी की भांति नरम एवं मुलायम हो, सैल कहलाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, चट्टानों के कितने भेद हैं? तो चट्टान के 3 भेद हैं। पहला है आपका आग्नेय, दूसरा है आपका अवसादी, तीसरा है आपका रूपांतरित। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चंद्र दिवस किसे कहते हैं? तो 24 घंटे 50 मिनट का वह समय जिस दौरान चंद्रमा की सीध में पृथ्वी पर स्थित बिंदु पुनः एक बार घूमकर चंद्रमा के ठीक नीचे उसी बिंदु पर पहुंचता है, उसको चंद्र दिवस कहलाता है। फिर से समझिएगा, चंद्र दिवस क्या होता है? 24 घंटा
और 50 मिनट का वह समय जिस दौरान चंद्रमा की सीध में पृथ्वी पर स्थित बिंदु पुनः एक बार घूमकर चंद्रमा के ठीक नीचे उसी बिंदु पर पहुंचता है, वही आपका चंद्र दिवस कहलाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, चंद्रमा किससे प्रकाशित होता है? तो आप सभी को पता है कि चंद्रमा का स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता है, बल्कि यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। और यही स्टोरी आपके तारों के साथ भी होता है। तारों के पास स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता है, चंद्रमा के प्रकाश से प्रकाशित होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी क्या है? तो पृथ्वी क्या है आपका? पृथ्वी जो है सौर मंडल का एक अंग है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, चंद्रमा क्या है? तो चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। अगला क्वेश्चन है, एपोजी क्या है? मैंने आपको इसको पढ़ाया भी है ऑब्जेक्टिव में। एपोजी क्या होता है कि चंद्रमा की सापेक्षिक स्थिति जब पृथ्वी से सर्वाधिक दूर होती है, तो इस अवस्था को क्या कहा जाता है? एपोजी कहा जाता है। यानी जब चंद्रमा जो है पृथ्वी से क्या होती है, दूर स्थित होती है, तो यह जो अवस्था होती है उसको एपोजी कहा जाता है। ठीक, और इसका जो अगला क्वेश्चन है पेरोजी, इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। चंद्रमा की सापेक्षिक स्थिति पृथ्वी से सर्वाधिक निकट होती है, तो इस अवस्था को पेरोजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ग्रहण किसे कहते हैं? तो आप सबको पता है ग्रहण क्या होता है। यदि किसी एक प्रकाश बिंदु से मुक्त होने वाले प्रकाश के मार्ग में कोई वस्तु आ जाती है, तो उससे एक छाया बनती है, इसे ही क्या कहा जाता है? आपको ग्रहण कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण कब होता है? तो जब पृथ्वी सूर्य, ठीक, जब पृथ्वी आपका सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य में आ जाता है, जब आपका ये सन है, ठीक है, ये आपका मून है, जब सन और मून यानी सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाता है? आपका पृथ्वी आ जाता है, तो क्या होता है? आपका चंद्र ग्रहण लगता है। ठीक, तो जब अर्थ बीच में आ जाता है तो क्या होता है? सन का जो प्रकाश है वो मून पर नहीं पड़ता है, बल्कि इसकी छाया किस पे पड़ती है? कि पृथ्वी पे पड़ती है। तो यही क्या कहलाता है? आपका चंद्र ग्रहण कहलाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिएगा एक मिनट। अगला क्वेश्चन है आपका, चंद्र ग्रहण की घटना सदैव होती है? तो आपका जो चंद्र ग्रहण है उसकी घटना जो है, यानी चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन ही होता है। चंद्र ग्रहण की घटना हमेशा पूर्णिमा तिथि को होती है, और जो सूर्य ग्रहण है वो हमेशा अमावस्या के दिन होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपक्षय कितने प्रकार का होता है? तो अपक्षय आपका 3 प्रकार का होता है। पहला भौतिक है, दूसरा रासायनिक है, और तीसरा आपका जैविक है। अगला क्वेश्चन है, हिमानी किसे कहते हैं? तो हिमानी क्या होता है उसको देखते हैं। बर्फ के गतिशील ढेर को हिमानी कहते हैं। मतलब जो बर्फ होता है वह गतिशील होता है, यानी वह उसमें गतिशील की मतलब गतिशील का प्रोसेस पाया जाता है, तो उसी को क्या कहा जाता है? आपको हिमानी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिमोड़ किसे कहते हैं? हिमोड़ क्या होता है? जब हिमानी चट्टानों को घर्षित कर उसका चूर्ण पर्वत के निचले भागों में जमा कर देता है, तो यह अब क्या कहलाता है? हिमोड़ कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, रासायनिक संरचना के आधार पर आग्नेय चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? तो रासायनिक संरचना के आधार पर जो है आपका चट्टान है, आग्नेय चट्टान, वो 2 प्रकार का होता है। पहला है आपका अम्लीय आग्नेय चट्टान, और दूसरा है आपका क्षारीय आग्नेय चट्टान। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अवसादी चट्टानों का निर्माण कैसे होता है? तो आपको जो अवसादी चट्टान है, वे ऐसे चट्टान होते हैं जो विखंडित ठोस पदार्थ से बनी हो, या जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के जमाव से निर्मित हो। ठीक है, आपका अवसादी चट्टान का निर्माण कैसे होता है? ठोस पदार्थ से बनता है, और जीव जंतु और पेड़ पौधों के जमाव से यह आपका अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, अवसादी चट्टानों के 2 उदाहरण बताइए। तो अवसादी चट्टानों के आपको 2 उदाहरण बताने हैं। पहला तो आपका बलुआ पत्थर हो गया, दूसरा आपका खड़िया हो गया। ये आपका अवसादी चट्टान का जो है उदाहरण है। अगला क्वेश्चन पूछा है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को परतों के नाम लिखिए। यानी जो आपका पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसके परत के नाम लिखने हैं। तो आपका भू प्रॉपर्टी हो गया, मेंटल हो गया, और कोर हो गया। ये 3 आपके क्या है? पृथ्वी के अंदर के परत हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
रूप परिवर्तनकारी किन्हें कहते हैं? ठीक है, फिर से क्वेश्चन देखिएगा। रूप परिवर्तनकारी कारक किन्हें कहते हैं? तो जो रूप परिवर्तन कारक क्या होता है उसको देखते हैं। भूपटल के भूदृश्य बनते एवं बिगड़ते रहते हैं। भूदृश्यों के विकास एवं विनाश में समेकित रूप से जिन कारकों को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से योगदान होता है उन्हें धरातल पर रूप परिवर्तनकारी कारक कहते हैं। इनको दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला है आपका अंतर्जात बल और दूसरा है आपका बहिर्जात बल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। मैग्मा क्या है? तो धरातल के अंदर यानी जमीन के अंदर अर्ध तरल पदार्थ पाया जाता है जिसे मैग्मा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लावा किसे कहते हैं? तो धरातल के अंदर का अर्ध तरल पदार्थ जब धरातल पर निकल कर फैल जाता है तो इसे लावा कहते हैं। यानी जब जमीन के अंदर जो अर्ध तरल है वो मैग्मा कहलाता है, और जब वही मैग्मा आपका जमीन के बाहर आके फैल जाता है तो वो क्या कहलाता है? लावा कहलाता है। और लावा कैसे होता है, निकलता है बाहर? आपका वोल्केनो के थ्रू। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी क्या है? ज्वालामुखी को ही इंग्लिश में वोल्केनो बोलते हैं। तो देखिएगा, ज्वालामुखी एक ऐसा शंक्वाकार पर्वत है जिसके द्वारा भूगर्भ से नाली या दरार द्वारा आकस्मिक रूप से कीचड़, धुआं, वाष्प, गैसें, लावा तथा चट्टानी पदार्थों का प्रवाह धरातल पर पाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, क्रेटर किसे कहते हैं? तो क्रेटर क्या होता है देखिएगा, ज्वालामुखी में निर्मित शंकु के ऊपरी भाग को क्रेटर कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? तो ज्वालामुखी 3 प्रकार का होता है। पहला है आपका सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा है आपका प्रसुप्त ज्वालामुखी और तीसरा है आपका सुसुप्त यानी शांत ज्वालामुखी। अगला क्वेश्चन है, किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो जो है आपको माउंट स्ट्रोम्बोली को क्या कहा जाता है? आपका भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, वायु दाब का मापन किसमें किया जाता है? तो वायु दाब का जो मापन होता है वो मिली बार में किया जाता है। किसमें किया जाता है? आपके मिली बार में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर वायु दाब की कितनी पेटियां पाई जाती हैं? तो पृथ्वी पर आपकी वायु दाब की कितनी पेटियां पाई जाती है उसको देखते हैं। तो निम्न पेटियां पाई जाती है। पहला है आपका विषुवतीय अथवा भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब। ठीक, दूसरा है उपोष्ण उच्च दाब पेटी, तीसरा है आपका अध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। ठीक, अगला है ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। तो ये आपका वायुदाब की पेटियां जो है वो पृथ्वी पे पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वायुमंडल की आर्द्रता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो वायुमंडल की जो आर्द्रता होती है वो आर्द्रता मापी द्वारा मापी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वायुदाब या वायुभार किसे कहते हैं? तो धरातल पर वायुमंडल की सभी परतों के पड़ने वाले भार को वायुदाब या वायुभार कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पवन किसे कहते हैं? पवन को मतलब हिंदी में पवन हिंदी ही वर्ड है, लेकिन पवन को जो हवा होता है उसी को पवन कहा जाता है। पर्यायवाची शब्द है, आप सभी को पता होगा। देखिएगा, पवन क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गतिशील वायु को पवन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कोरियोलिस बल किसे कहते हैं? कोरियोलिस बल किसे कहते हैं? क्वेश्चन है, कोरियोलिस बल किसे कहते हैं? तो देखिएगा, पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण ही हवाओं की दिशा में विक्षेप हो जाता है। इस परिवर्तनकारी बल को विक्षेप बल अथवा कोरियोलिस बल कहा जाता है। ठीक, कोरियोलिस बल क्या होता है? जब पृथ्वी अपनी ही धुरी पर घूमता है तो उसके कारण क्या होता है? हवाओं की दिशा में विक्षेप हो जाता है, और इस परिवर्तनकारी बल को विक्षेप बल या कोरियोलिस बल कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, पवनों के प्रकार बताइए। तो पवनों के प्रकार निम्नलिखित है। पहला है आपका स्थायी अथवा प्रचलित भूमंडलीय पवन। ठीक, दूसरा है आपका सामयिक
या मौसमी अथवा अस्थायी पवने, ठीक। और लास्ट है आपका स्थानीय पवने। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है, प्रचंड पचासा तथा चीखता साठा किसे कहते हैं, इसको समझिएगा। पछुआ पवन की तीव्र गति से चलने वाले और उससे उत्पन्न होने वाली ध्वनि के कारण 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर प्रचंड पचासा, ठीक है। ये आपका क्या कहलाता है, आपका प्रचंड पचासा कहलाता है। और पछुआ पवन की तीव्र गति से चलने और उससे उत्पन्न होने वाली जो ध्वनि है वो 60 डिग्री अक्षांश पर जो चलता है उसको कहते हैं चीखता साठा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, ट्रेंड विंड्स किसे कहते हैं। तो व्यापारिक सन्मार्गी पवन को अंग्रेजी में ट्रेड विंड्स कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानसूनी पवनें क्या होती हैं। तो देखते हैं मानसूनी पवन क्या है। वे पवनें जिनकी दिशा में मौसम के अनुसार पूर्ण परिवर्तन आ जाता है उसी को क्या कहते हैं, मानसूनी पवनें कहलाती हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, कृषि के क्षेत्र में क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। तो कृषि के क्षेत्र में क्रांति की शुरुआत सन 1960 से हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान कितना है। तो जो आपका भारतीय राष्ट्रीय आय है उसमें कृषि का योगदान कितना है, आपका 35% है। अगला क्वेश्चन है, प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन सी है। तो आपका जो प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं वो है आपका चावल, गेहूं, मक्का, मोटे अनाज और दाल, ठीक। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का प्रमुख दोष क्या था। तो जो आपका हरित क्रांति है उसका दोष ये था कि यह कुछ ही फसलों तक क्या था, सीमित था, ठीक है। हरित क्रांति का प्रमुख दोष क्या था कि यह कुछ फसलों तक ही सीमित सीमित था। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा का अर्थ क्या है। तो मुद्रा में वे सब वस्तुएं शामिल होती हैं जो किसी भी समय एवं स्थान पर बिना संदेह और बिना किसी जांच के अन्य वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने और व्यापारिक दायित्वों को चुकाने के साधन के रूप में प्रचलित होता है, यही आपका मुद्रा का अर्थ होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चेक क्या है। तो चेक क्या होता है, यह एक शर्त रहित लिखित आज्ञा पत्र होता है। और देखिए चेक, जो आपके चेक है वो कितने प्रकार के होते हैं, चेक कितने प्रकार के होते हैं। तो चेक जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका धारक चेक, दूसरा है आपका आदेशानुसार चेक और तीसरा है आपका रेखांकित चेक, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बैंक ड्राफ्ट क्या है। तो जो आपका बैंक ड्राफ्ट होता है उसको डीडी भी कहा जाता है, यानी डिमांड ड्राफ्ट भी कहा जाता है। तो देखते हैं बैंक ड्राफ्ट क्या है। तो बैंक ड्राफ्ट डिमांड ड्राफ्ट आज्ञा पत्र होता है जिसको लिखने वाला बैंक अपनी अन्य शाखा को आदेश देता है कि उसमें लिखित धनराशि का उसमें लिखित व्यक्ति शाखा संस्था को मांगने पर भुगतान कर दे, ये आपका डीडी होता है, यानी बैंक ड्राफ्ट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिज्ञा पत्र क्या है। तो प्रतिज्ञा पत्र एक महत्वपूर्ण क्या है, साख पत्र है। और प्रतिज्ञा पत्र शर्त रहित प्रतिज्ञा होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हुं- हुंडी क्या है। तो भारतीय भाषा में लिखा गया साख पत्र ही क्या है, आपका हुंडी है, जिसमें लिखने वाला किसी निश्चित व्यक्ति को आश्वासन देता है कि वह उसमें लिखित धनराशि का भुगतान स्वयं को या उसमें लिखित व्यक्ति को अथवा उसके आदेशानुसार धारक को दे दे। इस पर मूल्यानुसार टिकट लगाया जाता है, ये आपका हुंडी है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था। तो गुलाम वंश का अंतिम अंतिम शासक कैकुबाद था, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मंगोल आक्रमण से भारत की उत्तर पश्चिम सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए बलबन ने कौन से कार्य किए थे। तो उसने अपने बेटे मोहम्मद खान को वहां पे लड़ने के लिए भेजा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, दिल्ली के अधिकांश सुल्तानों द्वारा खलीफा के पद को संभावित करने का वास्तविक लक्ष्य क्या था। तो सुल्तान क्या करते थे, वो खुद को खुदा का प्रतीक समझते थे, ठीक। इसीलिए वो जो है अपने आप को सुल्तान मतलब या खलीफा के पद को संभावित करते थे। अगला है आपका, सल्तनत काल में तूतीय हिंद यानी भारत का तोता की उपाधि किसे मिली थी। तो ये सभी को पता है, बहुत फेमस है, अमीर खुसरो जी को, ये आप हिंदी में भी पढ़े होंगे।
अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के समय सर सूबादार किसे कहा जाता था? तो शिवाजी के समय सर सूबादार किसे कहा जाता था? जो क्षेत्र विशेष के सेनापति या प्रतिनिधि होते थे, उन्हीं को सर सूबादार कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, 86वें संशोधन में अनुच्छेद 21 ए में क्या जोड़ा गया? जो शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, तो आपका जो 86वां संशोधन है उसमें अनुच्छेद 21 ए में जोड़ा गया कि जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनके लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा जो है वो प्रदान की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, समवर्ती सूची किसे कहते हैं? तो जिसमें समवर्ती सूची में केंद्र तथा राज्य दोनों जो है उस विषय, मतलब जो आपका समवर्ती सूची होता है उस विषय पे दोनों मिलके कानून बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एफआईआर का पूरा नाम क्या है? यानी एफआईआर का पूरा नाम क्या है? तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो होता है वो एफआईआर का पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन है, सेल कितने प्रकार के होते हैं? तो सेल आपका 3 प्रकार का होता है। पहला है आपका आग्नेय सेल, दूसरा है आपका अवसादी और तीसरा है आपका रूपांतरित सेल। ठीक, अगला क्वेश्चन है, स्वेज नहर किन सागरों को जोड़ती है? जो स्वेज नहर जो है वो लाल सागर व भूमध्य सागर को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, टुंड्रा प्रदेश में चलने वाली हवाओं को किस नाम से जाना जाता है? तो जो टुंड्रा प्रदेश होते हैं, मतलब टुंड्रा प्रदेश में जो हवाएं चलती हैं उनको कहा जाता है पछुआ पवन, यानी पछुआ हवा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अमेजन तथा जारे घाटी के लोग के मुख्य व्यवसाय क्या थे? तो आपके जो अमेजन और जारे घाट के लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय जो था वो था मत्स्य पालन, ठीक है, दुग्ध उद्योग और पशुपालन। अगला क्वेश्चन है, अग्नेय सैल के उदाहरण बताइए। तो अग्नेय सैल के उदाहरण है आपके ग्रेनाइट हो गया और बेसाल्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पैंजिया किसे कहते हैं? तो भूस्खलन के कारण जो भूखंड निर्मित होता है उसे क्या कहा जाता है? पैंजिया कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, प्रथम तथा द्वितीय बौद्ध सभाएं किनके शासनकाल में आयोजित की गई? तो देखते हैं कि किनके शासनकाल में आयोजित की गई थी। जो आपका प्रथम बौद्ध संगीति है वो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। अजात शत्रु हर्ष हर्ष वर्ष के वंश में। ठीक है, और जो आपका द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था वो 383 में हुआ था, कालाशोक के time में। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी करवाए थे? तो जो भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करवाए थे वो थे आपके हिंदू यूनान, यानी इंडो यूनानी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, वराह मिहिर कौन था? तो वराह मिहिर जो है आपके गुप्त कालीन के महान गणितज्ञ तथा ज्योतिषाचार्य थे। अगला क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रांत में स्थित है? इसका निर्माण किसने करवाया था? सॉरी, देखिएगा, जो कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में पुरी से लगभग 30 किलोमीटर दूर समुद्र समुद्र तट पर स्थित है। ठीक है, ये था जो है कोणार्क। एक मिनट रुकिएगा। देखिएगा फिर से, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रांत में स्थित स्थित था और इसका निर्माण किसने कराया था? तो जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है उसका निर्माण जो है गंग वंश के राजा राजा नरसिंह देव प्रथम जी ने करवाया था। और जो सूर्य मंदिर है वो उड़ीसा में पुरी से लगभग 30 किलोमीटर दूर समुद्र के तट पर स्थित है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, चोलों के शासनकाल में जनपद तथा गांवों को क्या कहा जाता था? तो चोलों के शासनकाल में जनपद को क्या कहा जाता था? नाडु, और गांवों को कुर्रम कहते थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है, इब्राहिम लोदी और बाबर का युद्ध कब और कहाँ हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर का जो युद्ध हुआ था वो 1526 में हुआ था। देखते हैं, 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी एवं बाबर का मुकाबला हुआ था। युद्ध में इब्राहिम लोदी का पराजय हुआ और इब्राहिम लोदी मारा गया। बाबर ने लोदी वंश का अंत करके भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहम्मद साहब के 5 सिद्धांतों में जकात का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो जकात क्या था? अपनी वार्षिक कमाई का 2.5% का दान करना ही जकात है। ठीक, अगला क्वेश्चन है,
पृथ्वी की भूपर्पटी के नीचे अधः स्तर में 3 परतें कौन कौन सी हैं? तो जो आपका पृथ्वी की भूपर्टी है, तो उसके नीचे जो 3 परतें हैं वो है आपका सियाल, सीमा और नीपे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आग्नेय सैल की विशेषता है, बताइए। 2 बार पूछा हुआ है, आग्नेय सैल की विशेषता बताना है। तो देखिएगा, पहला है, ये चट्टानें जीव जंतु एवं वनस्पति रहित है, यानी ये इनसे मिलकर बना हुआ है। ये रवेदार चट्टानें होती हैं। ये कठोर एवं अपारगम्य चट्टानें होती हैं। अगला है, इन चट्टानों में परतें नहीं होती हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है, फिर से देखिएगा, बालुका स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? तो बालुका स्तूप क्या होते हैं उसको देखते हैं, कहाँ पाए जाते हैं ये भी देखते हैं। तो पवन द्वारा रेत तथा बालू के निक्षेप से निर्मित टीलों को बालुका स्तूप कहते हैं। इन स्तूपों के आकार में तथा स्वरूप में बहुत विविधता देखने को मिलती है। बालुका स्तूपों का निर्माण शुष्क एवं अर्ध शुष्क भागों के अलावा सागर तटीय भागों में झीलों के रेतीली प्रदेश से होकर प्रवाहित होने वाली सरिताओं के बाढ़ के क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मिस्टल तथा बिल्जर्ड किस प्रकार की हवाएं हैं? ठीक। तो देखिएगा, मिस्टल जो हवाएं हैं वो क्या है? यह ठंडी ध्रुवीय हवाएं हैं जो रोन नदी की घाटी से होकर चलती हैं। और बिल्जर्ड या हिम जो है वो क्या है? यह बर्फ के कणों से युक्त ध्रुवीय हवाएं हैं जो रूस के टुंड्रा प्रदेश एवं साइबेरिया में बिल्जर्ड का स्थानीय नाम क्रमशः पुर्गा व बुरान है। देखिएगा, जो आपका बिल्जर्ड है वो बर्फ के कणों से युक्त ध्रुवीय हवाएं होती है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा कब बनाई गई? इसमें कुल कितने लोग थे? तो आपका जो संविधान सभा है इसमें कुल सदस्य कितने थे? 389 थे, और जिसमें से 292 सदस्य क्या थे? ब्रिटिश प्रांत से थे। ठीक। और जो 93 सदस्य थे वो देसी रियायत से थे, और 4 सदस्य चीफ कमिश्नर क्षेत्र से आते थे। ठीक है। अब देखते हैं इसमें कब बना, कैसे बना। तो हम सम प्रभु राष्ट्र का अपना एक संविधान होता है। ठीक है। भारत का भी अपना पृथक संविधान है जिसे संविधान निर्मात्री सभा ने तैयार किया था। तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के 296 स्थानों के लिए चुनाव हुए थे। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ तथा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया, और जो संविधान का उद्देश्य था उसको जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पंथ निरपेक्ष से आप क्या समझते हैं? तो देखिएगा, पंथ निरपेक्ष राज्य उस राज्य को कहा जाता है जिसमें राज्य की निगाह में सभी पंथ यानी धर्म क्या होते हैं? समान होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कालिदास के 2 ग्रंथों के नाम लिखिए। तो कालिदास जी के 2 ग्रंथ हैं, आप सभी को याद होगा, रघुवंश और अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक। अगला क्वेश्चन है, गुप्त कालीन चित्रकला के 2 केंद्रों के नाम लिखिए। तो मथुरा हो गया, सारनाथ हो गया, पाटलिपुत्र हो गया, ये सब क्या है? गुप्त कालीन चित्रकला के केंद्र हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित 2 सिद्धांतों के नाम उल्लेख कीजिए। तो राजपूत की उत्पत्ति का प्रश्न भारतीय इतिहासकारों में बहुत ही विवादग्रस्त है। महाभारत में राजपूत शब्द का उल्लेख कुलीन क्षत्रिय वंश के लिए किया गया है। बाढ़ के हर्ष चरित्र में राजपूत शब्द का प्रयोग सैनिकों हेतु किया गया है। अब तक राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में कोई सर्वमान्य मत स्थापित नहीं किया जा सका है। इस संबंध में विद्वानों के निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित है। पहला है आपका विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत, और दूसरा है आपका अग्नि कुंड का सिद्धांत। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, भोज किस वंश के राजा थे? तो जो आपके भोज हैं वो परमार वंश का राजा थे। उनकी राजधानी धारा नगरी थी। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका,
गीत गोविंद किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो जो आपकी गीत गोविंद है वो जयदेव की रचना है। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने कराया था? तो जो आपका खजुराहो मंदिर है उसका निर्माण चंदेल राजाओं ने कराया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भक्तिकालीन दो संतों के नाम लिखिए। तो जो भक्ति आंदोलन के दो संत हैं वो है आपके रामानुजाचार्य जी, रामानंद जी और गुरु नानक और कबीर। ये सब कैसे हैं? भक्तिकालीन के संत हैं। अगला क्वेश्चन है, जलवायु का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो देखिए जलवायु क्या होता है? जलवायु किसी बड़े इलाके का सामान्य मौसम है जो एक लंबे समय से बना रहता है। अन्य शब्दों में किसी इलाके में किसी एक प्रकार का औसत मौसम अगर लंबे समय से बना रहता है तो उस इलाके की जलवायु कहा जाता है। ठीक है, मौसम जहाँ कुछ दिनों या घंटों में बदल जाता है वही जलवायु बदलने में सैकड़ों हजार साल का समय लगता है। देखिए जलवायु और मौसम में डिफरेंस होता है। मौसम क्या होता है? जो कुछ दिनों में या घंटों में बदल जाता है, और जलवायु क्या होता है? जो बहुत सालों तक बदलने में क्या हो, समय लगे, उसको जलवायु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं आपके? 395 अनुच्छेद है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आने वाली दो स्वतंत्रताओं का उल्लेख कीजिए। तो दो हैं आपके, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक होता है। तो उसमें देखिएगा, प्रत्येक नागरिक अपनी सामर्थ्य एवं योग्यता के अनुसार अपना विकास कर सके, इसके लिए स्वतंत्रता के अधिकार को संविधान में शामिल किया गया है। इस मूल अधिकार के अंतर्गत प्रत्येक भारतीय नागरिक को निम्न स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ठीक, अगला कोई देखिएगा, अनुच्छेद 19 में क्या है? 19 से 22 तक आपका स्वतंत्रता का अधिकार आता है। 19 के अंतर्गत देखते हैं, इस अधिकार के संबंधित निम्न 6 स्वतंत्रताएं नागरिक को प्राप्त है। पहला स्वतंत्रता है आप, स्वतंत्र संविधान द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को भाषण के रूप में अपने विचार अभिव्यक्त करने एवं उन्हें पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित कराने की स्वतंत्रता दी गई है। दूसरा है आपका, नागरिकों को शांति पूर्वक सभा आदि करने की भी स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ठीक, अगला है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार व्यवसाय करने के लिए स्वतंत्र है। अगला है आपका, नागरिकों को मानव हितों हेतु समुदाय अथवा संघ निर्माण की भी स्वतंत्रता है। लास्ट है आपका, नागरिकों को देश की सीमाओं के अंदर स्वतंत्रता पूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण की पूर्व स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूस्खलन से क्या तात्पर्य है? तो भूपृष्ठ पर सैलों के अपक्षय से प्राप्त पदार्थ गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ढाल की दिशा में खिसकना शुरू कर देते हैं, जो कि तीव्र एवं खड़े ढालों पर अपक्षयित पदार्थों के आकस्मिक रूप से खिसकने की क्रिया को क्या कहते हैं? भूस्खलन यानी लैंड स्लाइडिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वही भारतीय सेना के सर्वोच्च सेनापति होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है तब कौन सा ग्रहण लगता है? अभी मैंने आपको बताया था, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आता है तो आपका चंद्र ग्रहण लगता है। ठीक है, चंद्र ग्रहण कब लगता है आपका? जो है पूर्णिमा के दिन लगता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत चीन का युद्ध कब हुआ था? भारत चीन का युद्ध सन 1962 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो जो भारत है वो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, चंदेलों के दो प्रसिद्ध नगरों के नाम बताइए। तो चंदेल के जो दो प्रसिद्ध नगर हैं, एक तो बुंदेलखंड, खजुराहो, महोबा, अजयगढ़, ये क्या है? चंदेल के प्रसिद्ध नगर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजपूत काल के 4 प्रमुख कवियों के नाम बताएंगे। पृथ्वीराज रासो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, हलायुध, नय चंद्रसूरि, पदम गुप्त, ये सब क्या है? आपके राजपूत काल के प्रमुख कवि थे। अगला क्वेश्चन है, भोज प्रबंध किसकी रचना है? तो जो भोज प्रबंध है वो वल्लाल की रचना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन है? तो प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता हरिसेन जी हैं। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य जी थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासनकाल में किन दो मस्जिदों का निर्माण कराया?
तो उसने कुबत उल इस्लाम और 2.5 दिन का झोपड़ा जो है इन मस्जिदों का निर्माण कराया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, सुल्तान सॉरी सल्तनत काल में राज्य का सर्वोच्च अधिकारी पदाधिकारी कौन होता था? ठीक, तो कौन होता था? सुल्तान होता था। अगला क्वेश्चन, हिम नदियों के अपरदन से वी आकार की घाटी किस आकार में बदल जाती? तो किस में बदल जाती थी? आपके यू आकार में। अगला क्वेश्चन है, वाष्पीकरण से आप क्या समझते हैं? तो किसी तत्व या यौगिक का द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन वाष्पीकरण कहलाता है। जैसे पानी का भाप बनकर उड़ जाना वाष्पीकरण कहलाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकार किस पर बल देते हैं? तो जो मूल अधिकार है वो सभी नागरिकों के बुनियादी मानव अधिकार के रूप में परिभाषित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण प्रमुख रूप से किन दो आधारों से करते हैं? तो श्रम और पूंजी से करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्पादन क्या है? तो अर्थशास्त्र में उत्पादन औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा वस्तुओं, सामानों या सेवाओं को निर्मित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका है। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने कराया था? तो चंदेल राजाओं ने कराया था। अगला क्वेश्चन है, राजपूत कालीन प्रसिद्ध क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो फिर से देखिएगा, राजपूत कालीन प्रसिद्ध शिक्षा केंद्रों के नाम लिखिए। तो काशी और कन्नौज। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने भारत के प्रसिद्ध मंदिर पर 17 बार आक्रमण किया था। तो सभी को पता है जो सोमनाथ मंदिर है उस पर महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत कालीन राज्य की आय के दो साधन लिखिए। तो कृषि से आय और व्यापारियों पर टैक्स, ये दो क्या थे आपके सल्तनत कालीन राज्य की आय के प्रमुख साधन थे। अगला क्वेश्चन है, परतदार सैल के दो उदाहरण लिखिए। तो बलुआ पत्थर हो गया आपका, डोलोमाइट हो गया और चूना पत्थर, ये क्या है आपके परतदार सैलों के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आपकी नील है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक क्रिया कौन सी है? लिखिए। तो जो पृथ्वी की आंतरिक क्रिया है यानी जो पृथ्वी के अंदर जो क्रिया होती है वो कौन सा है? आपका भूकंप है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सूर्य तप किसे कहते हैं? सूर्य तप किसे कहते हैं? तो सूर्य से जो आने वाली उष्मा होती है जो वातावरण द्वारा सोख ली जाती है उसी को क्या कहा जाता है? सूर्य तप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, ज्वार भाटा से आप क्या समझते हैं? तो समझिएगा, ज्वार भाटा वह विशिष्ट क्रिया मानी जाती है जिसमें सूर्य चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के प्रभाव से प्रतिदिन नियमित रूप से समुद्र तल ऊपर उठता है और नीचे गिरता है। ऊपर उठने को ज्वार कहा जाता है और नीचे गिरने को क्या कहा जाता है? भाटा कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के किन्हीं दो मूल अधिकारों के नाम लिखिए। तो स्वतंत्रता का अधिकार हो गया और समानता का अधिकार हो गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो भारत में हरित क्रांति के जनक जनक थे आपके एम.एस. स्वामीनाथन जी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था की मूल समस्याएं लिखिए। तो अर्थव्यवस्था की मूल समस्याएं क्या है? गरीबी है, बेरोजगारी है और आर्थिक विषमता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म लगभग 345 ईस्वी में मौर्य या मौर्य वंश के क्षत्रिय कुल में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य का सीमा विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक एवं उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक विस्तृत था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त के विषय में जानने के मुख्य स्रोत क्या है? तो चंद्रगुप्त के विषय में जानने का जो मुख्य स्रोत है वो कौटिल्य जी का जो अर्थशास्त्र है और मेगास्थनीज का जो इंडिका ग्रंथ है, यहाँ से हम चंद्रगुप्त के विषय में जान सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका,
चंद्रगुप्त ने पंजाब पर पूर्ण अधिकार किस वर्ष स्थापित किया था? तो चंद्रगुप्त ने 316 ईस्वी में संपूर्ण पंजाब पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मगध के सिंहासन पर कब बैठे थे? तो चंद्रगुप्त जो है 321 ईस्वी में ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त जो है मगध के सिंहासन पर बैठे थे। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का अंतिम जो है सम्राट कौन था? तो मौर्य समाज का जो है अंतिम सम्राट कौन था? बृहदत्त था। अगला क्वेश्चन है, दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? तो जो दशावतार मंदिर है वो देवगढ़ झांसी में यानी उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में जो है दशावतार मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो तुगलक वंश का संस्थापक आपका गयासुद्दीन तुगलक था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो कबीरदास का जन्म हुआ था आपका काशी वाराणसी में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, चट्टानें कितनी प्रकार की होती हैं? तो चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं। पहला है आपका आग्नेय, दूसरा है अवसादी, तीसरा है आपका कायांतरित। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो जो आपका राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है वह 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो आपका जो हरित क्रांति है वह कृषि से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ज्वार भाटा कब आता है? तो आपका जो ज्वार भाटा होता है वो पूर्णिमा के दिन आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नागरिकता किस किस अनुच्छेद से संबंधित है? जो आपका नागरिकता है वो अनुच्छेद 5 से 11 यानी अनुच्छेद जो 5 से 11 है वह नागरिकता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, खिलजी वंश के 2 शासक के नाम बताइए। तो खिलजी वंश के 2 शासक के आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, अलाउद्दीन खिलजी और गयासुद्दीन खिलजी, ये आपके खिलजी वंश के शासक हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने 153 क्वेश्चंस देखे हैं जो बहुत ही जल्दी हमने क्विक रिवीजन किया है विदाउट टाइम वेस्ट किए। तो चलिए फिर हम क्लास को भी यहीं एंड करते हैं। आप चीजों को बार बार रिवाइज करेंगे तो आप ही के लिए बेनिफिट होगा, अच्छे से आपको लर्न हो जाएगा, एग्जाम में आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, तो पहले आप इन वीडियोस को अच्छे से देखिए, बार बार यही कहा जा रहा है कि पहले इन वीडियोस को आप अच्छे से देखिए, उसके बाद फिर आप अपनी सीरीज को एक बार रिवाइज करिए। 2-3 बार ऐसे करेंगे तो एग्जाम तक आप बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को एंड करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू।